हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से रिलेटेड 10 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का फोर्थ पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने 3 पार्ट्स स्टडी कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन ए ग्लास रॉड इज rubbed with silk, it A gains electrons from silk, B gives electrons to silk, C gains protons from silk, D gives proton to silk. Option B is the correct option. Gives electron to the silk. जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले स्टडी किया था, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टार्टिंग देखा था, तो वहाँ पर हमने इस एक्सपेरिमेंट को भी देखे थे। और वहाँ पर हमने देखा था कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से रब किया जाता है तो ग्लास रॉड क्या होता है, पॉजिटिवली हो जाता है, और सिल्क क्लोथ नेगेटिवली हो जाता है। मीन्स ग्लास रॉड क्या करता है, अपने कुछ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, या ट्रांसफ़र कहें, डोनेट ना ट्रांसफ़र कहें, तो क्या करता है, ग्लास रॉड अपने कुछ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है सिल्क क्लोथ पे। तो फिर क्या होता है, ग्लास रॉड गेट पॉजिटिवली एंड सिल्क क्लोथ गेट नेगेटिवली। मीन्स क्या होगा, जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से रब करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ग्लास रॉड से कहाँ पर, सिल्क क्लोथ से। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क। क्वेश्चन नंबर 2, इन जनरल मेटेलिक रोप्स आर सस्पेंडेड ऑन द कैरियर्स टेकिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स। द रीजन इज ए टू कंट्रोल द speed of the carrier, B to keep the center of gravity of the carrier nearer to the earth, C to keep the body of the carrier in contact with the earth, D none of these. Option C is the correct option, to keep the body ऑफ द कैरियर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ। अब रीजन क्या है, तो रीजन ये है, जैसे हम जानते हैं कोई भी इनफ्लेमेबल मटेरियल जो कैरियर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कोई पेट्रोलियम व्हीकल्स, जो पेट्रोल या डीजल कोई भी या गैस हमारे पास सीएनजी या एलपीजी कोई भी गैस ले जा रही है, कोई पेट्रोलियम ले जा रही है, ठीक, कोई व्हीकल है, ट्रक है। अब क्या होता है, अब वो मेटल बॉडी होती है, और मेटल बॉडी ड्यू टू एयर फ्रिक्शन क्या होता है, उससे सरफेस पे वो क्या होता है, चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो वहाँ पर स्पार्किंग के थ्रू भयंकर एक्सीडेंट हो सकते हैं, ब्लास्ट हो सकता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेटल के राड को क्या करते हैं, या रोप को क्या करते हैं, हम नीचे ज़मीन के या रोड के कांटेक्ट में लगा देते हैं, जिससे वो उससे रगड़ते हुए रोड से चला जाता है। इससे होता क्या है, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, घर्षण के कारण जो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं सरफेस पे इंडक्शंस के थ्रू जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, वो चार्ज क्या होते हैं, रोप के थ्रू अर्थ में चले जाते हैं और किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ए ऑलवेज कंटिन्यूअस, बी कंटिन्यूअस इफ देयर इज ए चार्ज एट दैट पॉइंट, C discontinuous only if there is a negative charge at that point, D discontinuous if there is a charge at that point. Option D is the correct option, discontinuous if there is a charge at that point. जैसा हम जानते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारे पास जैसे सोर्स चार्ज है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब किसी चार्ज को पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन्स वहाँ पर क्या होगा, जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे वो कैसे होंगे, डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज, देन इट्स रेडियस ए इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, सी रिमेन्स अनचेंज्ड, डी मे इंक्रीज और डिक्रीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीजेज। यहाँ पर ध्यान दें, जैसा हमारे पास कंसीडर कर लें, ये हमारे पास एक सोप बबल है। अब एक सोप बबल है, अब इस पर क्या कर रहे हैं हम, कोई इस पर चार्ज दे रहे हैं, ठीक ना, हमने क्या किया, यहाँ पर कंसीडर किया। अब यहाँ पर ध्यान रहे, हम कंसीडर क्या कहा गया, निगेटिवली चार्ज। अब इस सोप बबल हमने क्या किया, निगेटिवली चार्ज प्रोवाइड कराया। तो निगेटिवली चार्ज होगा क्या, जैसा तक हम जानते हैं सोप बबल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अब स्फेरिकल शेप होगा और जब चार्ज प्रोवाइड कराएंगे तो ड्यू टू सिमेट्री चार्ज ओवरऑल सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और होगा क्या,
वहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा, क्योंकि वहाँ पर चार्ज का नेचर क्या है, सब सेम है, निगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन प्रोड्यूस होगा और इससे क्या होगा, जो हमारे पास सोप बबल है उसका रेडियस इंक्रीज करेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और ध्यान देने वाली है, वो क्या, क्वेश्चन को जैसे भी चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन हम क्या करें, यहाँ निगेटिव चार्ज के प्लेस पे हम पॉजिटिव वर्ड यूज कर लें, इस निगेटिव चार्ज के प्लेस पे हम क्या कर लें, हम पॉजिटिव वर्ड यूज कर लें, तो फिर क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम निगेटिव के प्लेस पे पॉजिटिव चार्ज देंगे, यानी हमारे पास जो सो बबल दिख रहा है इस पर हम निगेटिव चार्ज न दे करके पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कराएं, तो भी वही केस मिलेगा। यहाँ भी क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ अगेन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा। एज वी नो दैट लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर, मीन्स जो हमारे पास सो बबल्स होते हैं उस पर हम पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कराएं या निगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराएं, दोनों केस में उसका रेडियस इंक्रीज ही करता है। इसलिए क्वेश्चन एक प्रकार से और पूछा जाता है, वो क्या कहा जाता है कि ए सो बबल इज गिवन ए चार्ज, वहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव कोई टर्म यूज करता है, ओनली चार्ज वर्ड यूज कर देगा, तो भी क्या होगा, यहाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर हुज डायरेक्शन इज ए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज, डी फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में स्टडी किया था, हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक, यहाँ पर हम माइनस क्यू चार्ज लेते हैं और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होते हैं ऑलवेज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, यानी निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन इलेक्ट्रिक डायपोल एट फार ऑफ पॉइंट्स at distance r is directly proportional to 1 upon r, 1 upon r square, 1 upon r cube, 1 upon r to the power 4. Option number C is the करेक्ट ऑप्शन, 1 अपॉन आर क्यूब। इसके बारे में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए 3 केसेज स्टडी किए हैं। एक्सेल एक्सिस के लिए स्टडी किए थे, इक्वेटोरियल लाइन की स्टडी किए थे और एट एनी पॉइंट स्टडी किए थे। तीनों केस हमने देखा था कि जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो क्या होती है, वो आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानने के लिए वो हमारी वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। Question number 7. If an electric dipole is kept in a uniform electric field, then resultant electric force on it is A. always 0, B. never 0, C. depends upon capacity of dipole, D. none. Option A is the correct option. always 0 हम लोगों ने टॉर्क वाला टॉपिक्स भी स्टडी किए थे, वहाँ पर हमने इसे प्रूव करके दिखाया था कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं अगर उन्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया जाता है तो उसमें जो नेट फोर्स लगता है, ध्यान रहे, अगर हम इंडिविजुअल फोर्स की बात करें तो एक जहाँ पर मिलता है हमको माइनस क्यू ई और दूसरे एंड पर मिलता है प्लस क्यू ई, बट जो रिजल्टेंट फोर्स मिलता है वो क्या मिलता है, वो ऑलवेज 0 ही मिलता है अगर वो क्या हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 8. The torque acting on an electric dipole of dipole moment P in an electric field E is P dot E, P cross E, E cross P, 0. Option B is the correct option, P cross E। इसके पहले हम लोगों ने जो टॉर्क का फार्मूला पढ़े थे तो टॉर्क हमने देखा था क्या मिला था, तो टॉर्क इक्वल टू मिलता है हमको P E sin थीटा, पी ई साइन थीटा। और ये हमारे पास क्या है, अगर हम वेक्टर अलजेब्रा की बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू क्या, इसे हम लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, ठीक ना, यही तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे। और हम लोगों ने क्लास 11th में जो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े थे, वेक्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पी क्रॉस ई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है पी ई साइन थीटा, लिख सकते हैं, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे पास ये टर्म दिख रहे हैं, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 9. When placed in a uniform field, a dipole experiences a net force, a torque, both a net force and a torque, neither a net force nor a torque. Option B is the correct option.
ए टॉर्क। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों ने देखा था, उसके अकॉर्डिंग हमको टाउ ही तो मिला था, जो टाउ दिख रहा था पी ई साइन थीटा, या टाउ वेक्टर टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई वेक्टर फॉर्म जो हम देखे थे वही तो फार्मूला था। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो वहाँ हमको क्या मिलता है, एक टॉर्क मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल experiences torque only, force only, torque as well as net force, none of these. Option C is the correct option, torque as well as net force। तो जैसा हम लोगों ने इसके पहले स्टडी किया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड केस में, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड केस में वहाँ पर जो नेट फोर्स मिलता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है, बट टॉर्क वहाँ मिलता है। बट अगर फील्ड क्या हो जाए, वो नॉन यूनिफॉर्म मिल जाए, तो जैसे देखिए तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक जगह पर मिलेगा -QE1 और दूसरे प्लेस में मिलेगा +QE2। और यहाँ पर अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, E1 नॉट इज इक्वल टू E2 मिलेगा। ठीक, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास इस केस में वहाँ पर क्या मिलेगा, टॉर्क तो मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ पर एक नेट फोर्स भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो E1 और E2 हैं दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। इसलिए अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो वहाँ पर क्या मिलेगा, टॉर्क भी मिलेगा एंड नेट फोर्स भी मिलेगा। स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो इज very useful for you. Please subscribe my YouTube channel, like, share and comment about the video. Thank you.